त्रिपुरा में बीजेपी विधायक जादव लाल नाथ विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान भूल बैठे कि वो सदन के अंदर है और दुनिया से बेखबर होकर वो अपने मोबाइल पर पॉर्न मूवी देखने लगे, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया। और अब आपको बता दें कि ये वीडियो सबके सामने आ चुका है, जो कि लगातार आगे आगे वायरल भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में विधायक से जवाब मांगा गया। हालांकि विधायक महोदय का कहना है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोबाइल तो आप भी चलाते होंगे, लेकिन इतना डूबकर कहां चलाते होंगे। फोन उठाया, देखा और रख दिया। लेकिन ये महोदय मोबाइल में इस कदर खोए हैं कि इन्हें कोई होश नहीं है। अगल बगल कौन इन्हें देख रहा है, आप इन्हें पहचानते नहीं होंगे और अभी तक आप ये भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये जगह कौन सी है। हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। आपके मन में ये प्रश्न भी हिलोरे मार रहा होगा कि आखिर मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है क्या? तो हम आपको एक एक करके हर बात बताते हैं। पहली बात ये कि मोबाइल की स्क्रीन टूटी नहीं है, बल्कि ब्लर है। और ब्लर हमने की है, क्योंकि ये महाशय जो देख रहे हैं वो दुनिया को दिखाने लायक नहीं था। तो इन महोदय को माफ कीजिएगा। इन माननीय के बारे में आपको बताते हैं, ये लोकतंत्र के कर्णधार हैं, विकास और परिवर्तन के झंडा बरदार हैं, इलाके के खेवनहार हैं, लेकिन अपनी आदतों के आगे लाचार हैं। ये माननीय है जादव लाल नाथ, त्रिपुरा से बीजेपी विधायक हैं और ये बैठे हैं सदन की कार्यवाही में। लेकिन सदन की कार्यवाही गई किनारे, विधायक जी अपने फोन में सदन की कार्यवाही के बीच ही तसल्ली से पॉर्न मूवी देख रहे थे। अश्लील हरकतों से इनकी आँखियां हट ही नहीं रही थी। मंत्रमुग्ध होकर कभी फोन आंखों के पास करके तो बार बार मूवी को शुरू से चालू करके देख रहे थे। ऐसा खोए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने पॉर्न देखते हुए इनका वीडियो ही बना लिया। अब विधायक जी खोए ही ऐसे थे कि आसपास का शोर, सदन की कार्रवाई इनके कानों तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा था। आंख, कान, दिल, दिमाग, सबका फोकस बस इनके मोबाइल की स्क्रीन थी। एकाग्रता ऐसी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर का भी रस होना नहीं चाहते थे। टकटकी बांधकर, सांसें थामकर, बिना हिले बस देखे ही जा रहे थे। और अब इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। जादव लाल नाथ सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। जादव ने 2018 में सीपीआईएम के उम्मीदवार रामेंद्र चंद्र देवनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। हाल ही में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर हावड़ा से बता दें। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई हावड़ा से। हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। भयंकर आग की लपटों को आप देखिए, आग जगह जगह पर लगाई गई है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल से तस्वीर इसका इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हावड़ा में आपको बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। इससे पहले आपने अलग अलग जगहों पर भी तस्वीर देखी थी, जो कि गुजरात से भी निकलकर सामने आई थी। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आज निकलकर सामने आई। लेकिन अभी बड़ी खबर तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखा रहे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने कई जगहों पर, कई वाहनों में भी आग लगा दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुना है दंगा हुआ, मैंने सावधान रहने के लिए पहले ही कह दिया था। और इसके अलावा अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब अतीक के बारे में एक ऐसी बात पता चली जो बताती है कि अतीक अहमद अपनी जिंदगी को लेकर इतना डरा हुआ है और इतना ज्यादा डरा हुआ है कि अब वो परेशान है। असल में अतीक अहमद को कई बीमारियों ने घेर दिया है। बीमारियां भी ऐसी कि वो बेचैन रहता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन जैसी कई बीमारियों की चपेट में माफिया आ चुका है और इसीलिए अब उसे एक दिन में 60 गोलियां खानी पड़ रही है। अगर वो दवाएं ना खाए तो उसकी सांसें अटक जाती है। देखिए रिपोर्ट। हर पल खतरे में है अतीक की जिंदगी। दिन में नहीं आराम, रात में नहीं चैन। ना खाए दवाएं तो नींद ना आए। बीमारियों ने माफिया को घेरा।
डॉन की जिंदगी में टेंशन ने डाला डेरा। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वो सलाखों के पीछे है, ताउम्र जेल में ही रहेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किल सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि और भी मुश्किलें हैं। 60 साल की उम्र पूरी कर चुके अतीक की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में भी वो नामजद है। अब आपको अतीक की उस मुश्किल के बारे में बताते हैं जिसने उसे परेशान कर रखा है। जब अतीक का काफिला साबरमती जेल से निकला था, तब उसका बीपी बढ़ा हुआ था, बेचैनी थी, घबराहट थी। अतीक का वजन भी ज्यादा है। दरअसल अतीक अहमद अब अपने रसूख, अपने जलवे, अपने पैसे नहीं, बल्कि दवाओं के सहारे जिंदा है। अगर दवा ना खाए तो वो सो नहीं सकता, अगर दवा ना खाए तो वो चल फिर भी नहीं सकता। ऐसा दावा है कि अतीक अहमद एक दिन में 60 से 65 गोलियां खाता है, क्योंकि अतीक को ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन जैसी कई बीमारियां हैं, जिसके लिए उसे हर घंटे दवाइयां खानी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। अतीक को साबरमती जेल की अंडा सेल में रखा जाता है। पहले आपको बताते हैं कि अंडा सेल आखिर है क्या। कंक्रीट और लोहे से बनी होती है अंडा सेल। इसमें सुरंग नहीं खोद सकते कैदी। अंडे के आकार की होती है अंडा सेल। इस सेल की सुरक्षा में फोर्स कम लगता है। हाई सिक्योरिटी बैरक होती है अंडा सेल। अतीक ज्यादातर समय सोता रहता है या फिर अखबार पढ़ता है। बताया जाता है कि अतीक जेल में बहुत कम बोलता है। वो किसी से बात नहीं करता, क्योंकि बीमारियों की वजह से उसे इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो सोता है। खाने में भी उसे बहुत परहेज करना पड़ता है। अगर उसे नींद ना मिले तो वो बीमार हो जाता है। जब अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा था तो उसकी धीमी चाल बता रही थी कि वो बीमार है। अतीक खुद से वज्रवाहन में चढ़ भी नहीं पाया था, क्योंकि रास्ते भर के सफर में अतीक मौत के खौफ में था और इसीलिए एक पल भी नहीं सो सका, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और रास्ते में वो दवाइयाँ भी नहीं खा सका था। अतीक को अगर दवाइयाँ ना मिले तो अतीक की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे रामनवमी से। राम से आखिर परेशानी किसे है? रामनवमी के मौके पर जो घटनाएं सामने आई वो हैरान करती है। ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में हापुड़ में राम भक्तों पर पथराव हुआ, हंगामा हुआ, आगजनी भी हुई। तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी आगजनी हुई। अब सवाल ये कि रामनवमी के दिन इस तरह की घटनाओं के पीछे आखिर कौन है? कौन है जो ऐसी साजिशें रच रहा है? आखिर क्यों देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? आप देखिए रिपोर्ट। राम के नाम को क्यों कर रहे बदनाम? रामनवमी से किसे है परेशानी? राम भक्तों पर पथराव क्यों? राम का जीवन लोगों के लिए आदर्श है। राम लोगों को समर्पण, त्याग और संस्कार की सीख देते हैं। राम वचन निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन राम के नाम पर अगर कोई लड़े, राम के नाम पर अगर उपद्रव हो, तो ये हैरान करता है। रामनवमी में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि लोगों के अंदर नफरत किस कदर भरी हुई है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, गुजरात में और जलगांव में जो घटनाएं आज हुई वो बड़ा सवाल है। संभाजी नगर में बवाल, पथराव, आगजनी, तनाव के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। जलगांव में डीजे बजाने पर विवाद। गुजरात के वडनगर में शोभा यात्रा पर पथराव। अब संभाजी नगर में बवाल के बाद 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। लोगों से अपील की गई कि अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ 2 गुटों में मारपीट के बाद दंगाइयों ने करीब 20 वाहनों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, पुलिस की वैन को भी आग के हवाले कर दिया। जो नशा करने वाले लड़के थे, जो जिन्हें बटन प्लेयर कहते हैं, वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए थे। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था और पुलिस जिस देरी से पहुँची है, ये क्यों पहुँची है, क्या इनका इरादा था, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था। देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में।
और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है, कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तनाव पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे कौन है, ये इस राज्य के गृह मंत्री को पता होना चाहिए। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये शिवसेना नहीं कर रही है। शिवसेना मीन्स ओरिजिनल शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना वाले काम कर रहे हैं। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। अब जलगांव में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। जलगांव में 28 तारीख की रात 9:30 बजे के करीब पालकी में शामिल भक्तों पर पथराव हुआ। एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। 45 लोगों को हिरासत में लिया गया। और उधर गुजरात में वाडनगर में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। वडोदरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया। दंगाइयों ने सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके की दुकानें बंद कर दी गई। वडोदरा शहर में हरणी पुलिस स्टेशन से शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें हरणी पुलिस की टीम उसके साथ ही थी। सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में आने के बाद सिटी पीआई के साथ उनका स्टाफ भी उसमें जुड़ गया और पूरी सिक्योरिटी के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। पांजीगढ़ मोहल्ला की मस्जिद से शोभा यात्रा निकली। उसके बाद वहां पे 2 ग्रुप के बीच में थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें तुरंत लोकल पुलिस ने पहुंच के पूरी स्थिति काबू में की थी। सभी को समझा के अपने अपने एरिया में भेज दिया था। पूरे विस्तार में अभी शांति है। पुलिस वहाँ कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई है। पुलिस की ओर से कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ है और अभी कंटिन्यूस पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है। सिटी में जितनी भी शोभा यात्रा निकली सभी के साथ पुलिस का एक टीम रहने वाली है। तीनों ही मामलों में पुलिस ने फौरन एक्शन लेकर हालात पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की मंशा क्या है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? आखिर रामनवमी से परेशानी किसको हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उड़ीसा में 15 साल के लड़की की हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार पर निशाना साधा। प्रधान ने कहा कि ओडिशा में कानून विहीन व्यवस्था वास्तविकता बन चुकी है। रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा में 15 साल के लड़के का पहले अपहरण किया गया, फिर हत्या की घटना सामने आई। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि घटना राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट की कटिंग को शेयर किया और कहा कि मंत्री नव किशोर दास की दिन दहाड़े हत्या के ठीक 2 महीने बाद अब 15 साल के लड़के का अपहरण और हत्या राज्य में कानून व्यवस्था को दिखाती है। बता दें कि ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान का गृह राज्य है। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 15 साल के लड़के का अपहरण किए जाने के अगले दिन गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव की पहचान को छिपाने के लिए बुरी तरह से जला दिया। स्थानीय पुलिस की माने तो इस मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक स्मिथ परमार ने बताया है कि घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक की पहचान अमित शर्मा के रूप में हुई तो दूसरे की पहचान दिनेश अग्रवाल के रूप में हुई है। ओडिशा सरकार पर धर्मेंद्र प्रधान का निशाना, ट्वीट करके सरकार पर बोला हमला। ओडिशा में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कानून विहीन ओडिशा एक वास्तविकता है। प्रधान के ट्वीट से गरमाई ओडिशा की सियासत। 15 साल का लड़का दोपहर को 3:30 बजे से मिसिंग था। 8:30 बजे उनके फादर को एक कॉल आया था कि 50 लाख रुपए डिमांड करी गई थी बेटे के एक्सचेंज में।
झारसुगुड़ा पुलिस ने जैसी ही खबर मिली, हमने 3 स्पेशल टीम बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए और लड़के को ट्रेस करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन टीम को कल रात 28-29 की रात को कुछ सुराग मिले और उसके हिसाब से हमने 2 जन को अरेस्ट किए, एप्रीहेंड किए उन्होंने। और अब तक का इंट्रोगेशन रिवील कर रहा है कि इन्होंने उनको किडनैप करके 27-28 की नाइट को या अर्ली मॉर्निंग को लड़के को मर्डर कर दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में है जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उन्होंने बच्चों की हत्या क्यों की, इस घटना के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस की टीम ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि अमित कुमार शर्मा बच्चे के परिवार को जानता था। रिपोर्ट हनुमान जी को आजादी मिल गई, हनुमान जी रिहा हो गए। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल बिहार के आरा में 29 साल पहले मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो गई थी। मूर्ति को पुलिस 2 साल में खोज पाई थी, लेकिन तब से मूर्ति थाने के मलखाने में रखी हुई थी। कोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति मलखाने से बाहर आई। मूर्ति का लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के मौके पर बाहर आए बजरंगबली। 29 साल बाद राम भक्त हनुमान को रिहाई। आखिर थाने में क्यों बंद थे संकट मोचक? हनुमान को किसने जंजीरों में जकड़ा? कोर्ट के आदेश पर बाहर आए बजरंगबली। त्रेता युग में जब बजरंगबली मां सीता का पता लगाने के लिए लंका गए थे, तब रावण के कहने पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कलयुग में कोई बजरंगबली को बंधक बना सकता है, जो सबके संकट दूर करते हैं? क्यों कोई उन्हें संकट में डाल सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है बिहार में। बिहार के आरा में 29 साल बाद कोर्ट के आदेश पर बजरंगबली को रिहाई मिली है, जिसके बाद भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हनुमान जी के दर्शन के लिए इलाके के लोगों की भीड़ लग गई। 29 साल पहले चोरी हुई थी बजरंगबली की मूर्ति। 2 साल बाद पुलिस खोज पाई थी मूर्ति। पुलिस ने एक कुएं से बरामद की थी मूर्ति। तब से मूर्ति को कृष्णागढ़ ओपी थाने के मालखाने में रखा गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट का फैसला आया। फैसले के बाद बाहर आई हनुमान की मूर्ति। स्थानीय लोगों ने किया बजरंगबली का स्वागत। मूर्ति को बाहर लाने के लिए 42 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ी, जिसके बाद बजरंगबली को बाहर लाकर ऐतिहासिक रंगनाथ मंदिर बड़हरा के पुजारी के हवाले किया गया। थाने के मालखाने से बाहर आने के बाद अष्टधातु निर्मित भगवान हनुमान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया गया। इसके बाद नए वस्त्र धारण करने के बाद उन्हें थाने से विदा किया गया। हनुमान जी को वहां से गाजे बाजे और जयकारे के साथ गुड़ी गांव स्थित ऐतिहासिक श्री रंगनाथ मंदिर लाया गया। इस मंदिर का निर्माण 1840 में बाबू विष्णुदेव नारायण सिंह ने करवाया था और यहाँ अष्टधातु की कई मूर्तियां स्थापित की थी। 1994 में चोरों ने अष्टधातु के हनुमान जी और रामानुज स्वामी की मूर्ति की चोरी कर ली थी। 29 साल से कैद में थे भगवान, आज आपके थाने से रिहा हो रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो वही बात हुआ कि गूंगे को पूछिएगा कि मीठा का स्वाद कैसा हुआ। यहाँ कौन ऐसा इंसान है जिसको हृदय से आह्लादित महसूस नहीं हो रहा है? हृदय से सब खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, इसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। ठीक है सर। आज हमारे गांव में इतना खुशी का माहौल है कि माने इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे गांव के नवयुवक लोग आज मंगलवार रामनवमी का दिन और उसमें हमारे हनुमान जी आ गए 32 वर्ष से भुलाए हुए, तो हमारे गांव का कितना खुशी है और कितना कल्याण की काम है, ये तो भगवान खुद स्वयं ही आ गए। तो अब क्या कहना है? रिहाई करने में कितनी कठिनाई हुई? बहुत सी कठिनाई करनी पड़ी। तो वही मंदिर में स्थापित होंगे? जी, उसी मंदिर में स्थापित होंगे। कोर्ट ने 42 लाख रुपए जमा कराने के बाद ही मूर्ति को देने की बात कही, लेकिन मूर्ति को 42 लाख रुपए की जमानत देने के लिए
कोई तैयार नहीं हुआ। तब से यह मूर्ति थाने के माल खाने में ही बंद था। इसी बीच पुलिस द्वारा मूर्ति की सुरक्षा की गारंटी देने की भी बात सामने आई, लेकिन प्रशासन इसके लिए राजी नहीं हुआ। मूर्ति तब कृष्णागढ़ थाने के मालखाने में कैद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।